हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 11th क्लास है और आपके 11th क्लास में हम देख रहे हैं आर्थिक विकास की समझ जो बुक है हम उसको पढ़ रहे हैं। उसी में सबसे पहले चैप्टर पर कल हम लोगों ने अपना गौर की थी और इसमें हम स्वतंत्र भारत की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के जो विषय है हम उसको पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारी आपकी इम्पोर्टेंट जो आपकी चीजें थी हमने इस अपने चैप्टर के माध्यम से करी हैं और एक एक करके हमने उन सभी चैप्टर को आपका महत्वपूर्ण तरीके से देखा है और उनको जानने का प्रयास भी किया है। क्लियर है। और इसी के अंतर्गत हमने देखा था अलेक्जेंडर वुल्स जो आपके ब्रिटिश इंडिया के वॉइसरॉय थे, उन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा और बताया कि भारत उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस पर अपने विचार भी दिए और हमने इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का जो परिचय है उस परिचय को भी पढ़ा और परिचय में हम देखा कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत विशेषताएं हैं हम उनको जानने का आपका प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको देखना है। अब हमने पहला परिचय पढ़ा, दूसरा पॉइंट हम पढ़े कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, कि कैसे उपनिवेश टाइम था उसके अंतर्गत कैसे आपका बहुत लो लेवल पर हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ, लो लेवल पर हमारे यहाँ जो आपका विकास हुआ उसमें क्या ब्रिटिशरों की नीति रही थी और उससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि कैसी रही है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। तो और हमने ये देख लिया था इसमें और साथ ही साथ हमने इसका देखा कि औपनिवेशिक चीजों में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था रही। और इसमें हमने देखा कि इम्पोर्टेंट ये था कि भारत के लोगों की प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने की। और हमने ये देखा कि औपनिवेशिक काल के दौरान में देश की जो प्रति व्यक्ति आय थी यानी कि पर कैपिटल इनकम, आपका किसी ने भी उसको ये मान लीजिए कि उसको ये कोशिश नहीं की हम लोग जारी करें या उसको निकालें कि पर कैपिटल इनकम कितनी। फिर भी इस दिशा में जो प्रयास किया गया, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, आपके फैराडे स्वराज, डॉक्टर वीके राव, सीआर देसाई ने किया और बताया कि 2% से भी कम रही और ग्रोथ की बात करें हम जो आपका डेवलपमेंट जो आपका प्रोडक्शन था उसमें आधे % से भी क्या रही, वो कम स्थिति में रही। क्लियर है। और इसी के साथ हमने देखा कि कैसे आपका ब्रिटिश काल में कैसे कृषि थी और जब फ्रांसीसी बर्नियर आपके बंगाल आए थे तो उन्होंने लिखा कि बंगाल की स्थिति क्या थी और बंगाल में कैसे अपना उन्होंने जो यात्रा के दौरान जो उसका विवरण लिखा और बंगाल की जो आपकी समृद्धि के विषय में लिखा है और बताया कि बंगाल में क्या क्या नहीं हो रहा था और उसने आपकी तुलना की है और देशों से। क्लियर है। कहां से तुलना की है? मिस्र के देश से इसकी तुलना की है कि मिस्र के देश से अधिक कहीं पर ये क्या था आपका समृद्धवान हमको दिखाई देता है। क्लियर है। इसको हम देख चुके थे, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब हम इसमें बात कर रहे हैं आपका जो एक कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर। अब मुझे बताइए कि जब ब्रिटिशर लोग भारत नहीं आए थे तो भारत में एग्रीकल्चर का क्या हिसाब किताब था, कैसी स्थिति आपकी बनी हुई थी, ये आपको थोड़ा सा इसमें देखना है और ये थोड़ा सा आपका हमको इन पर बात करनी है। क्लियर है, ये हमको देखना है। तो हमको इस पर थोड़ा सा हम लोग आपका विचार करेंगे और इस पर अपना गौर करेंगे। अब देखिए, कह रहे हैं कि ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत भारत मूलभूत एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। ध्यान दीजिए, क्या बना रहा भारत? एक आपका मूलभूत जो आपकी कृषि अर्थव्यवस्था है यही आपका बना रहा, ये आपको ध्यान देना। ठीक। देश की लगभग 85% जनसंख्या, देखिए एक बहुत बड़ा नंबर होता है 85%। किसी क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती हो किस पर? आपका बेस ऑन एग्रीकल्चर। संख्या जो गांव में बसती थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
कृषि के माध्यम से अपनी जो क्या थी आपकी 85% जनसंख्या क्या थी, गांव में बसती थी और डिपेंड किस पर थी, वो अपनी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड थी। अब देखिए, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से लगी हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब चाहे तो सीधे खेती कर रहे हो या वो आपके खेतीहार मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी आपके कमा रही थी। यानी कि जो भी उनकी रोजी रोटी का काम था वो कहाँ से कमा रही थी, वो कृषि के माध्यम से ही लोग अपना जीवन का जो गुजर बसर था वो उसी से कर रहे थे। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखिए, एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चल रही थी। अब देखिए, एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी थी जो आपका ट्रेड कर रही थी कृषि क्षेत्र पर, फिर भी वो क्या थी, आपका डिपेंडेबल थी। वो क्या कर रही थी, कृषि पर उसका गतिहीन जो विकास है वो हमको दिखाई दे रहा था। उसी दिशा क्रम में क्या थी, वो आपकी चल रही थी। अनेक अवसरों पर उसमें प्रत्यक्ष ह्रास या गिरावट अनुभव हुई। प्रत्यक्ष आप देखिए, अप्रत्यक्ष क्षमा चाहूंगा, अप्रत्यक्ष क्या हुई, इसमें गिरावट हुई। यानी कि सीधी गिरावट नहीं थी उसमें, वो आपकी इनडायरेक्ट हमको इसमें गिरावट जो है वो आपको दिखाई दी और इसको आप देख सकते हैं। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। भले ही कह रहे हैं कि जो आपके कृषि के अंडर जो भी आपके सेक्टर आते हैं उन सेक्टर का जो प्रसार है, उन प्रसार के कारण क्या हुई, जो कृषि उत्पादन है उसमें आपकी वृद्धि हुई है, ये आपको देखना है। किंतु कृषि उत्पादन में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण उपनिवेश शासन में अपनाएगी भू प्रणाली थी। अब कह रहे हैं जो इतनी सारी व्यवस्था थी हमारे भारतीय कृषि की, और इस भारतीय कृषि के अंतर्गत अगर आप देख रहे हो कि हम इसमें गतिहीनता देखते हैं, ये मान लीजिए कि इसमें जो चीजें आपकी बढ़नी चाहिए थी, जिस तरह का आपका प्रोग्रेस एग्रीकल्चर में होना चाहिए था, वो क्यों नहीं था, क्योंकि इस समय क्या था, भू व्यवस्था जो आपकी प्रणाली थी, ये भू व्यवस्था प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार बन गई। देखिए, जब ब्रिटिश लोगों ने आपका मालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदार व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था को उन्होंने आपका लागू किया, तो इससे क्या हो गया, भारतीय कृषि का जो आपका मूल स्वरूप था वो आपका चेंज हो गया, आपका बदल गया। इसमें कैसी कृषि हो गई, आप देखिए, फिर जो भी लोग आपका कृषि कर रहे थे वो एक शोषक के रूप में ही आपके बनकर रह गए। तो हमें इनको भी देखना है। अब देखिए, आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ जमींदार हड़प जाते थे। अब कह रहे जो आपका ध्यान दीजिए, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ही क्या लागू की गई थी, आपकी जमींदारी व्यवस्था। आपने जमींदारी व्यवस्था के विषय में बहुत सारी जो आपकी फिल्म बनी है, आप उन पर आधारित चीजों को समझ सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था क्या थी। एक तालुका 10-5 गांव की जमींदारी किसी एक आपके गांव के जो जमींदार लोग थे, यानी कि जो आपके बड़े जमीन वाले थे, उनको सौंप दी जाती थी। वो पूरे गांव से लगान को इकट्ठा करते थे। उस लगान को इकट्ठा करने के बाद क्या होता था, उस लगान का कुछ हिस्सा निकाल कर अपने पास रखते थे, बाकी शेष हिस्सा क्या दे दिया करते थे बच्चों, आपका सरकार को, यानी कि ब्रिटिश लोगों का आपका दे दिया करते थे। अब देखिए, जो आपकी लगान की दर तय आपका की गई थी, उससे ज्यादा वो आपका वसूलते थे। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि चाहे कृषि हो या ना हो, लेकिन जमींदार अपना कर लेना, टैक्स लेना नहीं छोड़ते थे। और किसानों की चाहे फसल अकाल में खराब हुई हो, बाढ़ सूखे में ग्रस्त हुई हो, कोई घर में मृत्यु, अपाल या फिर बीमारी वगैरह कुछ भी रही हो, लेकिन वो लोग क्या करते थे, इससे कोई भी आपका परहेज नहीं करते थे। उन्हें अपने केवल टैक्स यानी कि कर लेने से आपका मतलब था। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इससे क्या हो गया कि जितना भी लाभ मिल रहा था कौन ले गए उसको, जमींदार आपका हड़प जाते थे। यानी कि शोषक कौन हो गया, जो आपके लोग हैं, जो आपके कृषि कर रहे हैं, जो आपके कृषक हैं, वो इसके क्या हो गए,
शोषणकारी बाप के अंग बन गए, ठीक। और वो क्या हो गया इसमें आपका, इनको आपका हड़प। अब जब लाभ सारा वो ले रहे हैं तो उनकी जो स्थिति हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, उस स्तर की नहीं रहेगी जिस तरह का उनको विकास आपका मिलना चाहिए, उनको डेवलपमेंट उतना नहीं मिलेगा। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। अब कह रहे हैं कि जब टैक्स दे दिया तो जो आपके किसान हैं उनके पास क्या नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब खाली वो अपनी रोजी रोटी की अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, चाहे आपका जमींदार रहे हो चाहे औपनिवेशिक सरकार हो, इन्होंने कृषि की दशा को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। अब देखिए क्या सुधार दे, कम से कम आपकी सिंचाई की व्यवस्था कर सकते थे, रहट कुएं की व्यवस्था कर सकते थे, और तो नहीं कम से कम आपको नए जो आपके उर्वरक थे वो ला सकते थे, या फिर आपके नए बीजों का प्रयोग करा सकते थे, उनको नई कृषि के लिए आपका प्रेरित करते। और अगर इस तरह का कुछ काम करते तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ कुछ कृषि में विकास होता, और उस समय जो आपके किसान थे वो उनकी इतनी बुरी स्थिति ना होती जो उनको ये आपका देखने को मिली थी। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी, उनके अधिक से अधिक लगान संग्रहण करने तक ही सीमित थी। अब देखिए उनका मेन मोटिव क्या था कि हमको टैक्स की उगाई क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। हमें मतलब नहीं है किसान की स्थिति क्या है, किस तरह से रह रहा है, किस तरह से जी रहा है, क्या उसकी दुर्दशा है। जमींदार को उससे कोई मतलब नहीं था, उसे मतलब था केवल अपने टैक्स से। उसे कृषि डेवलपमेंट के लिए क्या करना है उसे कोई मतलब नहीं था, उसे केवल आपका मतलब था तो केवल अपने कर से और अपने लाभ से। तो ये हम लोग इसमें देख रहे थे थोड़ा सा, ये कृषि क्षेत्र की स्थिति थी। कुछ इसमें पूछना हो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, ध्यान रहेगा क्या है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल बच्चों इसमें अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और जो और बहुत सारी चीजें हम इनको आपका देखते हैं। चलिए कोई भी ऐसा वॉलंटियर बच्चा है आपका किसी भी स्कूल से, माइक ले, मैं आपको सिस्टम के माध्यम से अनम्यूट कर दूंगा। आप लोग माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। आप एक एक आपका पैराग्राफ पढ़िए, मैं उसको एक्सप्लेन करता चलूंगा। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से खड़ा हो जाइए। ये ऐसी बिना खाल की बच्चियां, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया गया है, आप माइक लेकर पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे, चलिए। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विषय में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अतः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि के उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना प्रारंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए
ना ही संसाधन थे, ना तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा। बहुत बढ़िया बच्चे, आपका नाम क्या है? अनामिका नौटियाल। अनामिका नौटियाल। अनामिका, अभी देखो आपने चैप्टर पढ़, ये जो पूरा पैराग्राफ है, पेज आपने पढ़ा है। अब आपने पढ़ा है, अगला नंबर और किसी बच्चों को देना है, लेकिन पहले उससे पहले मैं पूरा पेज समझा दूं, आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट पेज पर पहुंचेंगे तो आप खुद ही खड़ा हो जाना, कोई भी एक बच्चा या बच्ची, और माइक लेकर अपने चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, बैठ जाइए, फिलहाल आप माइक ऑफ कर लीजिए। धन्यवाद आपका अनामिका। चलिए देखते हैं। देखिए, इस कारण कृषि के जो वर्ग थे, यानी कि जो भी कृषि में लगे हुए लोग थे, क्लियर है, अगर आप उनकी स्थिति को देखेंगे, वो क्या होगी? दुर्दशा, यानी कि बुरी स्थिति हो गई। अब बुरी स्थिति क्यों हो गई? भाई मेहनत वो कर रहे हैं अपनी कृषि पर, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी कमाई का हिस्सा है वो कौन ले जा रहा है? जमींदार ले जा रहा है। जमींदार क्यों ले जा रहा है? क्योंकि उसको टैक्स भरना है। टैक्स किसको देना है? गवर्नमेंट को जमा करना है, क्लियर है। और टैक्स गवर्नमेंट को देने की वजह से अब उनके पास कुछ नहीं बच रहा, और इससे क्या हो रहा है? उनको सामाजिक जो आपके तनाव हैं वो झेलने पड़ रहे हैं। सामाजिक तनाव कैसे? मान लीजिए उनके घर में बीमारी है, कोई आपका सांस्कृतिक प्रोग्राम है, विवाह शादी है, तो इस तरह की चीजों की समस्या को वो आपके ग्रस्त हो रहे हैं। अब राजस्व की व्यवस्था की शर्तों को भी जमींदार इसके व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। अब देखिए, जब जमींदार लगान वसूलने आते थे तो वो बहुत ही आपका कड़ाई के साथ आपका लगान को वसूलते थे। आप देखे होंगे उनके लठैत आते थे कि आपको लगान देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी गाय ले जाएंगे, आपका अनाज उठा लेंगे, आपकी जमीन को जब्त कर लेंगे। बहुत ही कैडे व्यवहार के साथ उन्होंने लगान को वसूला है, क्लियर है। अब देखिए, राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथि पूर्व निर्धारित थी। अब ये जमींदारों को निश्चित कर दिया गया है कि सरकार है, उसका जो राजस्व कोष है, कोष मतलब जहां पैसा जमा होगा सरकार का, उसकी पहली तिथि से आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्स जमा करना पड़ेगा। अब जमींदार के सामने भी आपकी समस्या बनी हुई थी कि जो तिथि मुझे मिली गई है, उस तिथि से पहले पहले मुझे क्या करना है? पूरा राजस्व उठाकर उस आपका तिथि को उस कोष के अंतर्गत आपका जमा करना है। उसके अनुसार क्या होगा? जमा, अगर रकम जमा नहीं कर पाए तो जमींदार के अधिकार छीन लिए जाएंगे। मान लीजिए ए व्यक्ति कोई आपका जमींदार था, वो गांव में टैक्स नहीं वसूल पाया, मान लीजिए उसको 5 तारीख को टैक्स जमा करना था, वो 6-7 तक उसने टैक्स जमा किया। इससे क्या होगा? जो ब्रिटिश उपनिवेश में जो शासन में अधिकारी थे वो क्या करते थे? उससे जमींदारी व्यवस्था छीन लिया करते थे और किसी और को दे दिया करते थे। अब जिसके पास जमींदारी व्यवस्था है वो कहां से छीनने देगा अपनी? जब उनका प्रॉफिट का सौदा है तो वो क्यों जाने देंगे? तो वो क्या करते थे? अपनी निश्चित तिथि से बहुत पहले ही वो अपने लगान को आपका जमा कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो लगान को हमारे कृषकों से बहुत आपके सख्ताई से उन्हें वसूलते थे, ताकि क्या ना हो, जो उनके जमींदारी जो अधिकार हैं वो उनके ना छीने और ये अधिकार उनके बने रहे। अब देखिए, अब टेक्नोलॉजी कैसी थी उस समय? आपकी प्रौद्योगिकी बहुत निम्न स्तर था। आज के समय में जो आपके कृषि करने वाले जो व्यक्ति हैं, आज की तुलना में और आज से लगभग 60-70 वर्ष की पहले तुलना में तकनीकी विकास इतना नहीं था। लेकिन अगर आप उस समय आप इंग्लैंड को देखोगे और भारत को, तो दोनों में बहुत बड़ा गैप आपको दिखाई देगा। तो वहां कुछ ना कुछ तकनीकी थी, वो चाहते तो भारत में उसको विकसित कर सकते थे। जैसे वो सिंचाई की सुविधा कर सकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बहुत जगह ऐसी कृषि होती है जो आपके मौसम पर आधारित है। हम लोग डिपेंड ये करते हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो आपका विदर्भ वाला पार्ट है, मध्य प्रदेश का आप लोग कुछ पार्ट ऐसा देखिए जो आपका प्लेट्यू रीजन है, छत्तीसगढ़ का बहुत सारा ऐसा पार्ट है कि जहां पर आज भी हम लोग आपका वर्षा का इंतजार करते हैं कि अगर वर्षा अच्छी होगी तो हमारे यहाँ कृषि अच्छी होगी। ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश में आपका जब बाजरा बोया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ज्वार, वहां पर आपका बारिश की वेट करते हैं, वर्षा का, कि अगर बारिश हो जाएगी तो हम लोग इनको बो देंगे, नहीं हुई तो हम लोग नहीं बो पाएंगे। तो अगर उस समय आपका सिंचाई की सुविधा अच्छी होती तो शायद वहां प्रोडक्शन, उत्पादन अच्छा होता। या फिर क्या करते हैं, उर्वरक, जिस तरह के हम आपके पेस्टिसाइड्स आज यूज करते हैं, अगर उस समय आपका नाइट्रोजन वाली कुछ चीजें, आपको यूरिया, डाया, फास्फेट, जिंक इत्यादि कुछ मिल जाए तो शायद बहुत अच्छी कृषि होती। लेकिन ये क्या था? नगण्य प्रयोग थे, यानी कि ना के बराबर इनको कृषि में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो भी होगा राम भरोसे।
ऐसे मान लीजिए। अब देखिए, जब कुछ इसमें लगाओगे नहीं तो उत्पादन का स्तर क्या होगा, निम्न रहेगा। आपको प्रोडक्शन मिलेगा ही नहीं जब तक आपकी सिंचाई सुविधा अच्छी नहीं होगी, आप खाद उर्वरक नहीं दोगे, तब तक आपको प्रोडक्शन में कहां से कुछ मिल जाएगा, मुझे बताइए, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या हुआ, उत्पादन कम हुआ, लगान को आपको देना पड़ा। तो जो आपके किसान थे, अब उनकी दुर्दशा क्या हो गई, आपका बढ़ने लगी। और इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा कि आपकी जो हमारी कृषि है उसमें कोई तकनीकी विकास ना हुआ और किसान दुर्दशा की ओर बढ़ने लगे। अब देखिए, देश के कुछ क्षेत्रों में आपके कृषि के व्यावसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण मिले। अब देखिए, कुछ लोग तो इस तरह की खाद्यान्न फसलें बोते थे, जैसे कि आपका गेहूं बो दिया, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें बो दी ताकि हम लोग अपने खाद्यान्न सुरक्षित हो जाएं। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश लोग आए, वो क्या कर रहे थे, नकदी फसल उपजा रहे थे। नकदी फसल को बोलते हैं आपका कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे गन्ना, रबड़, कॉफी, चाय, नील इत्यादि फसलों पर उन्होंने आपका ध्यान दिया। और उन्होंने क्या कोशिश करी कि इनकी उत्पादकता कैसी है, उच्च है, और इससे क्या होगा कि अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमको बहुत सारा प्रोडक्शन मिलेगा, हम इस तरह से कर देते हैं। उन्होंने भारतीय लोगों को मजबूरन आपका क्या करा, नील की खेती करने पर विवश किया। और नील की खेती विवश करने की वजह से क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आप उनको देख पाएंगे कि भारतीय किसानों को भी जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला। ठीक है, लाभ नहीं मिला। अब इससे क्या हो गया कि जहां पर खाद्यान्न के लिए जो आपकी फसल उगाई जा रही थी, अब उसकी जगह नकदी फसलों को आपको शिफ्ट करना पड़ा। और जिनका प्रयोग अंततः क्या होता था कि अगर आपने नकदी फसल बोई है, आपने कमर्शियल क्रॉप्स को बोया है, वो कहां जाएगी, इंग्लैंड जाएगी। क्या होगा इंग्लैंड जाके उसका, इंग्लैंड में जो लगे कारखाने हैं उनमें उसको वहां पहुंचाया जाएगा। अब देखिए, यहां नील होता था, नील को आपका कच्चा प्राप्त करते थे, इंग्लैंड में आपका जाता था, उसको वहां फिल्टर करते थे, और फिल्टर करके यूज करके उसको यहाँ वापस जो है उसको भेज दिया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि के उपज शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। अगर मान लीजिए कुछ आपकी सिंचाई की व्यवस्था भी करी जाए, कुछ सुधार भी हुआ उसमें, लेकिन भारत में जो बाढ़ की समस्या थी, अब देखिए हमारे यहाँ समस्या है, या तो बारिश होगी नहीं, होगी तो बहुत बड़े लेवल पर होगी। जब बारिश बहुत बड़े लेवल पर होगी तो किसी क्षेत्र में बाढ़ आएगी। अगर आप बाढ़ के पानी को संरक्षित नहीं करेंगे, या आप उसकी दिशा नहीं बदलेंगे, या आप उसको सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपकी फसलों को बर्बाद कर देगा। चाहे भले ही बाढ़ का पानी 10 दिन रहे, 5 दिन रहे, लेकिन आपकी पूरी जो मेहनत है उसको आपका खत्म कर देगा। तो उस समय क्या था, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भी कोई ऐसा सटीक उपाय नहीं था। आज देखिए हमारे पास कितने चेक डैम बने हुए हैं, कितने बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, कितने हमने बिजली घर बना रखे हैं, और कितने हमने नहरों का हमने उत्पादन कर दिया है। हमने कितनी नहर बना दी है कि अगर हमारे यहाँ बाढ़ की सुविधा ज्यादा दिक्कत करती है, बाढ़ होती है, तो हम लोग चेक डैम के माध्यम से, बांध के माध्यम से हम लोग आपका रोक लेंगे जल को। अगर जल अधिक होता है तो जो आपकी नहर बना दी गई है, उन नहरों के माध्यम से हम लोग क्या कर देंगे, आपका जल को छोड़ देंगे और सिंचाई हो जाएगी। अब देखिए, आप ये देखेंगे राजस्थान में जब से आपका इंदिरा कैनाल बनी है, इंदिरा गांधी नहर आपका बनी है, राजस्थान में भी बहुत अच्छी कृषि हो रही है। आपको बच्चों कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए इंदिरा कैनाल के विषय में, आपका राजस्थान में है, कैसे वहां के लोगों के जीवन में आपका हरियाली भरी है उस नहर ने, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए आपका दूसरा क्या है कि भूमि में क्या है, उपज जो होनी चाहिए, जितना उत्पादन होना चाहिए, उसके मामले में भी आपका पिछड़ा हुआ है। यानी कि प्रोडक्शन कैसा नहीं है, अच्छा नहीं है। जबकि किसानों के छोटे से वर्ग में अपने फसल पैटर्न को परावर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को उगाना आरंभ कर दिया। अब सबसे बड़ी बात देखिए, एक तो वो छोटे लेवल पर अपनी कृषि कर रहा है, यानी कि 1-2 बीघा, 2-4 बीघा में, 1 हेक्टेयर में, जिससे उसका अपना खाद्यान्न चीजें हो रही हैं। अब जब उसका उत्पादन ही नहीं हो रहा, उसने क्या कर दिया, उसने शिफ्ट कर दिया कि अब मैं क्या करता हूं, खाद्यान्न फसलों की जगह ना आपकी वाणिज्यिक, जिनको बोलते हैं आपका कमर्शियल क्रॉप्स, मैं इसको बोना प्रारंभ करता हूं।
ताकि कमर्शियल क्रॉप से क्या होगा कि मैं उसको बाजार में बेच दूंगा और उसको बेचकर मैं अपने खाद्यान्न के लिए गेहूं, चावल, मक्का वगैरह इत्यादि आपका खरीद लूंगा। ठीक है। काश्तकार मतलब जो लोग काम करते थे छोटा मोटा, चाहे वो आपके बड़े वर्ग के रहे हों या आपके छोटे किसान रहे हों, उसमें क्या था, उनके पास आपका कृषि में निवेश करने के लिए संसाधन नहीं था। अगर मान लीजिए आपकी कृषि में निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो आपकी कृषि बढ़ सकती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम लोग उत्तराखंड में आपका निवेश करना शुरू करें किस क्षेत्र में, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में, तो भारत में बहुत अच्छी कंडीशन हिमाचल प्रदेश के पास और उत्तराखंड के पास बनी हुई है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड को एक्सेप्ट कर लें तो हम पूरे भारत में ऑर्गेनिक फूड आपका प्रोवाइड करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है जो यहाँ की मिट्टी है बहुत अलग है, उपजाऊ मिट्टी है, और जो आपका क्लाइमेटिकल जो आपकी कंडीशन है वो बहुत आपकी यूनिक यहाँ मिलती है। पानी की भी अच्छी बहुत स्थिति है। तो ये सारी चीज हमारे यहाँ है, बस हमको थोड़ा प्रयास करना है। अगर गवर्नमेंट निवेश करें या फिर आपके बड़े बड़े जो आपके काश्तकार हैं वो एग्रीकल्चर में निवेश कर दें, तो हम आपका क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कृषि में, जैविक कृषि में बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर यहाँ आपका डेवलपमेंट हो जाता, कुछ आपका कृषि में निवेश होता है, उनके पास संसाधन होते, तो शायद कुछ हो सकता था। ना तो कोई उनको तकनीकी मिली और ना ही कोई आपकी प्रेरणा मिली। तो इसके कारण क्या हो गया कि पूरी कृषि आपकी पिछड़ गई। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पूरी कृषि व्यवस्था जो थी आपकी पिछड़ गई। चलिए बच्चे, कोई बच्चा माइक ले फिर वापस और एक बार पढ़ें। आ गई, चलिए पढ़ लीजिए। कृषि की ही भांति अपनिवेशक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कल्पनाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योग के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रकार प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिस्थिति में भारतीय शिल्प कल्पनाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वही स्थानीय उत्पादन से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के भारत कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उन बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। आपका नाम क्या है बच्चे? ईशा। दीक्षा। बहुत धन्यवाद दीक्षा आपका, बैठ जाइए। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चियों का। देखिए बच्चों, अभी हम जो औद्योगिक क्षेत्र है इसके विषय में आपको जो है तो समय समाप्त हो रहा है। कल मैं आपको समझाऊंगा, जिस तरह से मैंने एग्रीकल्चर के विषय में आपको बताया है इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर आप चीजों को स्टोरी रूप में या आप उसको रिलेट कर अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो सारी चीजें आपको व्यवहारिक रूप से याद रह जाती है। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।